हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका किशोर सर और ये है आपका अपना चैनल न्यूक्लिक फोरम। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं यह थोड़ा सा काफ़ी लेंदी होने वाला है क्योंकि हम इसमें डेरिवेशन भी डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, तो जो टॉपिक है उसका नाम है एंथैल्पी। इस एंथैल्पी की इस टॉपिक को हम और एक नाम देते हैं और उसका नाम है टोटल हीट कंटेंट, है ना। अब टोटल हीट कंटेंट यानी क्या या फिर एंथैल्पी यानी क्या, ये समझने की कोशिश करते हैं। एंथैल्पी का जो डेफिनेशन है यही इसके इक्वेशन बनने का एक कारण है। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है जरा समझते हैं। सबसे पहले तो एंथैल्पी को हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एच से। उसको हीट मत कंसीडर करिए। कैपिटल एच का मतलब एंथैल्पी है, हीट का मतलब स्मॉल क्यू है। ठीक है, ओके। अब जो डेफिनेशन है ना वही है, एंथैल्पी इज डिफाइंड एज, एच स्टैंड फॉर एंथैल्पी, इक्वल टू का मतलब इज डिफाइंड एज, ऐसा कंसीडर कर लीजिए। जो इक्वेशन है उसी इक्वेशन को अगर आपने स्टेटमेंट के फॉर्म में बोले तो एंथैल्पी का आपका डेफिनेशन बन जाएगा। तो कुछ खास ज्यादा उतना टफ नहीं है, बट फॉर्मूला याद होना जरूरी है। एक तो डेफिनेशन याद रखिए तो फॉर्मूला आ जाएगा, या फिर फॉर्मूला याद रखिए तो डेफिनेशन आ जाएगी। सो एंथैल्पी इज डिफाइंड एज, इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। अब आपने अभी तक की इंटरनल एनर्जी ये नाम सुने थे, बट ये प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी क्या होता है अब इसके बारे में मैं आपको खुलासा कर देता हूं। सॉलिड्स और लिक्विड्स, इनके अंदर में जो मॉलिक्यूल होते हैं ना काफी ज्यादा टाइटली पैक होते हैं, जिनकी वजह से उनके खुद के अंदर के मॉलिक्यूल के अंदर में प्रेशर और वॉल्यूम ना के बराबर होता है खुद के अंदर में। ठीक है, पर यही चीज लागू नहीं होती है गैसियस मॉलिक्यूल के लिए। गैसियस मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली मूव होने की वजह से वो स्ट्राइक होते रहते हैं, कोलाइड होते रहते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेशर क्रिएट होता है तो प्रेशर बढ़ने की वजह से वॉल्यूम कम होता है, या फिर प्रेशर कम होने की वजह से वॉल्यूम बढ़ता है। तो प्रेशर और ये वॉल्यूम, ये जो स्पेशल टाइप की एनर्जी है ना, ये सिर्फ गैसियस मॉलिक्यूल में पाई जाती है, सॉलिड या लिक्विड के लिए नहीं। तो जाहिर सी बात है एंथैल्पी जो है ना ये भी हम डिराइव करेंगे तो गैसियस सिस्टम के लिए। ठीक है, तो वैसा ही लिखना पड़ेगा। अब ये तो डेफिनेशन हो गया, ठीक है ना, ये डेफिनेशन हो गया। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप इसका चेंज कैलकुलेट करने की कोशिश करते तो हम एक काम करते, पहले ना डेरिवेशन डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूंगा। कंसिडर ए गैसियस सिस्टम, एक गैसियस सिस्टम ना कंसिडर करिए आप, इन विच इनिशियल स्टेट एंथैल्पी कॉमा इंटरनल एनर्जी प्रेशर एंड वॉल्यूम बिकम। जब आप इनिशियल लेवल पर देखेंगे तो एंथैल्पी हो या इंटरनल एनर्जी हो या फिर प्रेशर या फिर वॉल्यूम, कुछ भी हो, उसका इनिशियल लेवल पे क्या जिक्र होगा, H H1 हो जाएगा, U U1 हो जाएगा, P P1 हो जाएगा एंड V V1 हो जाएगा, है ना। ऑल्सो एट फाइनल कंडीशन इट विल बिकम, यानी वही इक्वेशन, वही जो क्या कहते हैं इसे, वेरिएबल्स है, यही क्या हो जाएंगे, H2 U2 V2 एंड P2 ये हो जाएंगे। देयरफॉर एट इनिशियल स्टेप में ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखिए अच्छे से, इक्वेशन 1 है, एट इनिशियल स्टेप इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, H1 इक्वल्स टू U1 प्लस P1 V1, और यह है आपका इक्वेशन 2। ठीक है, देयरफॉर एट फाइनल स्टेप, यही इक्वेशन अगर आप फाइनल स्टेप में डिराइव करेंगे तो ये हो जाएगा H2 इक्वल्स टू U2 प्लस P2 V2, एंड दिस इज योर इक्वेशन 3। अब हमें अगर दोनों एंथैल्पीज यानी दोनों स्टेप्स के एंथैल्पीज में अगर डिफरेंस कैलकुलेट करना हो तो जाहिर सी बात है हमें चेंज निकालना है तो सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। फाइनल स्टेप
माइनस इनिशियल स्टेप, तब जाके हमें चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। देयरफॉर मैं यहां पर लिखता हूं सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। अब ये उन लोगों के लिए जिनको इंग्लिश आती है, जिनको इंग्लिश का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो वो ऐसा भी लिख सकते हैं कि इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, ऐसा भी लिख सकते हैं एग्जाम में, चलेगा, ये भी चल जाएगा। ठीक है, हाँ, इतना समझ सकते हैं आपके लिए। तो अगर आप थर्ड में से सेकंड इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, H2 माइनस H1, है ना। हम एक काम करते हैं, H2 की वैल्यू को पहले लिख लेते हैं। तो H2 की वैल्यू क्या है, पहले U2 प्लस P2V2 एंड माइनस U1 प्लस P1V1, ठीक है ना। अब H2 माइनस H1 तो आपको पता है, इट्स डेल्टा H। अब सेम टर्म्स को पास में लेकर आते हैं, तो ये हो जाएगा U2 माइनस U1 और बीच में आएगा प्लस, ये हो जाएगा P2V2 माइनस P1V1, ठीक है। नाउ डेल्टा H इक्वल्स टू U2 माइनस U1 यानी डेल्टा U हो जाएगा प्लस ये P2V2 माइनस P1V1 जैसे कि वैसा, बट ये जो P1 इक्वल्स टू P2 है, ये दूसरा और कुछ नहीं, ये P ही है। क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल प्रेशर है और एक्सटर्नल प्रेशर हमेशा कांस्टेंट होता है, हमेशा, ठीक है। तो अगर वो कांस्टेंट होता है तो वो चेंज क्यों होगा, इसलिए P1 और P2 की जगह हम P ही रखेंगे। देयरफॉर डेल्टा H इक्वल्स टू ये हो जाएगा डेल्टा U प्लस P2 की जगह P V2 माइनस P1 की जगह P V1। वहां से कॉमन क्या आएगा, वहां से कॉमन आ जाएगा P और ये हो जाएगा V2 माइनस V1 एंड फाइनली डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये है आपका चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला। यही मैथमेटिकल इक्वेशन को डिराइव करने के लिए आपको 2 मार्क मिल सकते हैं। वो डायरेक्ट पूछेगा डिराइव द मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर एंथैल्पी चेंज, या फिर एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन एंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला था, फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, जो सॉलिड और लिक्विड्स, ये देखिए, ये जो टॉपिक बता रहा हूं ना, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये वहां पे इंक्लूड मत करिए, इसको सेपरेटली याद रखिएगा, ठीक है। फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स प्रेशर एंड वॉल्यूम एनर्जी इज निग्लिजिबल, है ना, हम निग्लेक्ट कर सकते हैं उसको। देयरफॉर डेल्टा H इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, डेल्टा U, यानी कोई भी सॉलिड सब्सटेंस हो या फिर कोई भी लिक्विड सब्सटेंस हो, वो अगर रहा तो उसके लिए अगर ये इक्वेशन आप अप्लाई करते हैं तो उसमें प्रेशर वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U ही आएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, आपको सबसे लास्ट में लिखना होगा वेयर डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी, P एक्सटर्नल प्रेशर, डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम, ये लिखना होगा। उसके ऊपर में हाफ मार्क होता है, भूलिए मत। मैं नहीं लिख रहा हूं, जगह नहीं है, ठीक है, पर आप लिखिएगा, ठीक है। मैं साइड में हो जाता हूं, आप ये डेरिवेशन को नोट डाउन कर लीजिए, फिर देखते हैं। ओके, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, डेरिवेशन को नोट डाउन कर लीजिए। अब इन डेरिवेशंस को हम 2 प्रोसेस में एक्सप्रेस करके देखते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क के लिए सवाल आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सवाल क्या है, एक्सप्रेस चेंज इन एंथैल्पी इक्वेशन फॉर आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। मिटा दो इसे, आपने नोट डाउन तो कर ही लिया होगा। चलिए, आपके भविष्य के लिए ही तकलीफ लेनी है, बाकी और कुछ नहीं। तो हमारा सवाल है कि चेंज इन एंथैल्पी का जो डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन आइसोबैरिक और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या आएगा, ठीक है। सो चेंज इन एंथैल्पी, इसकी शुरुआत यहां से होगी। चेंज इन एंथैल्पी इज गिवन एज, क्या है फॉर्मूला स्टूडेंट्स, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, है ना, ठीक है। ये हो गया, मान के चलिए इक्वेशन 1। ऑल्सो फर्स्ट, हाँ यहां पर जिक्र होगा,
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज गिवन एज, अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या आया था, है ना, हमने पढ़े थे, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू. क्यू ना मैं इसे ऐसा लिखूं माइनस पी डेल्टा वी, तो जाहिर सी बात है मुझे इसे ऐसा भी लिखना पड़ेगा, क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी. एंड नाउ कंसिडर दिस इज योर इक्वेशन 2. अब देखिए मजा, अब क्या होगा, चलिए सबसे हमारा अहम मुद्दा है इक्वेशन 1 वाला, ठीक है ना. पहला, इन आइसोबैरिक प्रोसेस. अब आइसोबैरिक प्रोसेस में देखिए अच्छे से, आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा पी 0 होता है और डेल्टा पी एक्सटर्नल प्रेशर से कोई मेल नहीं खाएगा, इसीलिए ये सिस्टम का प्रेशर है जो कांस्टेंट है, सराउंडिंग का प्रेशर से फर्क पड़ेगा नहीं. जाने दीजिए. इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 रिमेन्स एज क्या हुआ लिखने में तकलीफ, एज इट इज, जैसा है वैसा रहेगा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. सो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, अब मान के चलिए कि ये दोनों जो इक्वेशन है इसके लिए आप आइसोबैरिक प्रोसेस अगर अप्लाई कर रहे हो तो इक्वेशन जैसी कि वैसा ही रहेगा, चेंज कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट है, सराउंडिंग के प्रेशर से कोई मतलब नहीं है, उसे फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए इक्वेशन में कोई भी बदलाव आएगा नहीं. इसलिए हमने क्या किया, आइसोबैरिक प्रोसेस में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को हमने कंपेयर किया. दोनों को जैसे हमने कंपेयर किया ना, तब जाके पता चला क्या हुआ वहां पर, इक्वेशन 1 और 2 में राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, सेम. वी गेट, यहां पे वी गेट लिखने के पहले एज लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी, राइट हैंड साइड इज सेम, सो लेफ्ट हैंड साइड विल ऑल्सो बी सेम. देन वी गेट, अब क्या मिलेगा हमें, डेल्टा एच इक्वल्स टू व्हाट, क्यू, और ये हो जाएगा आइसोबैरिक प्रोसेस में, इसलिए इसे हमने लिख दिया क्यू पी. सो चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल्स टू हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर. ये हो गया आइसोबैरिक प्रोसेस. समझ में आया ना, ठीक है. आइसोबैरिक प्रोसेस में हुआ. अब देखते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस में, इसे बाद में नोट डाउन करिएगा आप. इन आइसोकोरिक प्रोसेस, अब आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम क्या होता है ना, कांस्टेंट होता है, ठीक है. देयरफॉर इक्वेशन, सॉरी यहां पर लिखना होगा, इन आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा वी इक्वल्स टू 0. देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डेल्टा वी 0 हो जाएगा. सो देयरफॉर डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, एंड डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी इंटू 0, एंड डेल्टा एच इक्वल्स टू व्हाट, डेल्टा यू. इसको याद रखिए, ठीक है ना. ये हो गया इक्वेशन 1 का. मैं इधर लिखता हूं अभी. ऑल्सो इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, देखिए बड़ा मजेदार इक्वेशन है. इक्वेशन 2 हो जाएगा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस व्हाट, P डेल्टा V एंड डेल्टा U प्लस P इंटू 0, दैट इज Q, एंड Q इक्वल्स टू डेल्टा U ही बचेगा, है ना. अब आपको पता है कि यहाँ पे देखिए डेल्टा U इक्वल्स टू क्या आ गया, Q आ गया. क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, डेल्टा U इक्वल्स टू QV, है ना. सो आइसोबैरिक प्रोसेस में चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल्स टू हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर. इन आइसोकोरिक प्रोसेस, है ना, इन आइसोकोरिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम. दोनों को याद रखिए, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो होना ही है. अब देखिए डेल्टा एच एंड क्यूपी है ना,
और डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू है ना, तो क्या मैं डेल्टा यू की जगह क्यू नहीं लिख सकता हूं? रिलेशन देखिए ना, तीनों को एक साथ देखिए आप, तीनों को एक साथ, ये है ना, डेल्टा यू की जगह अगर मैं ये भी रख दूं तो भी क्यू वी हो जाएगा। बट आइसोकोरिक प्रोसेस में मैं इंटरनल एनर्जी को रिलेट कर रहा हूं हीट ऑफ रिएक्शन के साथ। क्यों? क्योंकि चेंज इन एंथैल्पी को ऑलरेडी रिलेट कर चुका हूं, जो कि कांस्टेंट प्रेशर में आता है। समझ में आया ना? हाँ, इक्वेशन को जरा अच्छे से देखिए, एंथैल्पी की डेफिनेशन को समझिए। एंथैल्पी का डेफिनेशन क्या कहता है? एंथैल्पी का डेफिनेशन कहता है सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, यानी पूरे सिस्टम के अंदर में जो भी टोटल एनर्जी है वो सभी को हमने कलेक्टिवली क्या कहा? इंटरनल एनर्जी। अब सुनिए अच्छे से, ये सिस्टम है, सिस्टम के अंदर में जितनी भी प्रकार की एनर्जी, जितनी भी, ये सभी को हमने कलेक्टिवली कहा इंटरनल एनर्जी। आप इसमें थोड़ा सा प्रेशर और वॉल्यूम की एनर्जी मिला दीजिए, है ना, प्रेशर वॉल्यूम, तो ये टोटल को हम कहेंगे क्या? एंथैल्पी। इसीलिए एंथैल्पी हमेशा इंटरनल एनर्जी से बड़ी ही रहेगी। समझ में आया? यानी एंथैल्पी अगर हम कंसिडर कर लेते हैं तो उससे कोई छूट कर नहीं जा सकता, कोई एनर्जी नहीं बच सकती, उसमें सब इंक्लूड हो गया, इवन प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी भी इंक्लूड हो गई। राइट? ठीक है, यह है एंथैल्पी का डेफिनेशन। डेरिवेशन के साथ अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग डेरिवेशन को हमने डिराइव किए। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को पॉज करिए, पॉज करने के बाद में अच्छे से नोट डाउन करिए, समझने की कोशिश करिए। एक बार समझ में आ गया, ये वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप खुद होकर इसका लिखने का प्रैक्टिस करिए। एक बार ये आ गया, फिर नेक्स्ट डेरिवेशन आपको समझ में आएगा, और इसके बाद में जो जो हमें टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे तो सभी टॉपिक्स आपको समझ में आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ कि एक बार आपने इस चैनल के पूरी वीडियोस को थ्रू आउट, पूरे सीरीज़ को अगर एक साथ देख लिया, पूरे सेशंस को ना, तो मुझे नहीं लगता आपको कहीं और क्लासेस या फिर कोचिंग्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इसी टॉपिक का हम एक नया डेरिवेशन डिराइव करेंगे जो कि नंबर ऑफ मोल्स के साथ में रिलेट करेगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।